अमित शाह जी, आपका राइजिंग इंडिया समिट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ समय लेके बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं। हम पिछले 4-5 साल से राइजिंग इंडिया समिट कर रहे हैं हर साल। इस साल की थीम थी राइजिंग इंडिया रियल हीरोज़। हम उन लोगों पर स्पॉटलाइट डालना चाहते थे जो आम आदमी हैं देश के, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क, जिनको कि आपकी सरकार ने भी पद्मा अवार्ड्स के थ्रू जो है उनको रिकग्निशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे लोगों के संग किया है। तो सबसे पहला सवाल राइजिंग इंडिया समिट पर मेरा ये होगा कि आप राइजिंग इंडिया को, पिछले 9 साल से आपकी सरकार है, आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को, और इसमें रियल हीरोज का योगदान कैसे रहा है? देखिए, ये विगत 9 साल में भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध किया है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अर्थतंत्र का सुधार करना हो, चाहे डेमोक्रेसी का रियल परकोरेशन करना हो, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथी करना हो, केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर इसको दुनिया के सामने रखना हो। अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। रक्षा और रक्षा की आत्मनिर्भरता, दोनों क्षेत्रों में शायद आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी एक दशक में काम हुआ है, तो वो ये 10 साल के अंदर हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, तीनों हॉटस्पॉट को करीब करीब एक प्रकार से इस पर संपूर्ण प्रभुत्व आज हमारी एजेंसियों का हमने प्रस्तापित कर पाए हैं। 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत नंबर 1 होगा, सर्वप्रथम होगा। इसको हम निश्चित ही सिद्ध कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। आपसे फिर कुछ महीनों बाद मुलाकात हो रही है और एक दिलचस्प समय पे मुलाकात हो रही है। चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है राहुल गांधी का मुद्दा। तो मेरा पहला सवाल होगा राहुल गांधी पर। सूरत के कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और तुरंत ही वो डिसक्वालीफाई भी हो गए और आप लोगों ने जरा भी देर नहीं की उनको बेघर करने में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपैथी का माहौल भी बन सकता है राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल जी, अगर आपने ये पूरे कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरा स्टडी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते। मगर खैर, अच्छा ही हुआ पूछ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से समग्र देश की जनता को रियलिटी बताना चाहता हूं। हमारा जो कानून था, वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना 2 अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है, वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे। क्यों देना है? चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे? जिस क्षण से आपको सजा होती है, उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे?
ये किस प्रकार की एरोगेंसी है, कहां से जनरेट होती है, ये एरोगेंसी कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मैं 3 नाम तो आपको अभी भी गिना सकता हूं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जयललिता जी बनी और राशिद अल्वी जी बने। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। मगर अब इन पर आ गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं गांधी फैमिली के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए। मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी एक परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए क्या? ये देश की जनता ने तय करना है। किस मेंटालिटी में जीते हैं लोग? और फिर कुछ भी होता है तो मोदी जी पर आरोप करना, लोकसभा स्पीकर पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, आप कानून पढ़ो, वो तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, समझ नहीं पाएंगे, परंतु कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं। और आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्यों सवाल नहीं पूछ रहे कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? बताइए, आपको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि वो इस बात को और आगे ले जाना चाहते हैं, वापस जहां पे उन्होंने मोदी, वो जहां ले जाना चाहते हैं जी। मगर ये कानून की स्थिति है, इसमें कोई वेंडेटा का पॉलिटिक्स है नहीं। बदले की राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है और जब आपकी सरकार थी तब आया है। जी, अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में भी जो पहली रैली वो करेंगे वो कोलर में करेंगे, जहां उन्होंने ये अपशब्द मोदी जी के लिए किए थे। तो इस बात को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि उनको इससे कोई सहानुभूति मिलेगी? क्या इसको ये मोदी बनाम राहुल का इलेक्शन बनाना चाह रहे हैं कर्नाटका में? देखिए, अगर वो वही जगह से भाषण करना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति, लोकतंत्र में जहां से कुछ भी बोलना चाहे बोल ही सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति है। और मोदी बनाम राहुल करना चाहते हैं तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। भाजपा के लिए जीतने की इससे बड़ी कोई फॉर्मूला ही नहीं हो सकती। अमित जी, आपकी पार्टी ये जो अपशब्द राहुल जी ने मोदी जी के लिए कहे, आपकी पार्टी इसको एक एंटी ओबीसी कलर भी देने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने मोदी जी को नहीं कहा है। पूरा भाषण आप सुन लीजिए जी, और मेरे इंटरव्यू के पहले चलाकर भी दिखाइएगा तो लोग भी सुने। उन्होंने मोदी समाज मतलब तेली समाज में सभी लोग क्यों चोर होते हैं ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये कहा है जी। तो वो उन्होंने ओबीसी समाज का ही जानबूझकर अपमान किया है। इसमें पार्टी के बनाने का सवाल नहीं है, उन्होंने बोला ही ऐसा है। और जो महाशय कोर्ट में गई इसके खिलाफ, स्टेटमेंट के खिलाफ, उनका कंटेंशन भी वही है और जजमेंट का सार भी वही है। आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, गांधी माफी नहीं मांगते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको माफी नहीं मांगनी है तो बेल भी नहीं जमा कराना था। महात्मा गांधी ने किया था एक बार, अंग्रेजों ने उनको सजा करी तो कहे मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, पेनल्टी नहीं भरूंगा, दंड भी नहीं भरूंगा, सब कर दिया। तो इन्होंने भी करना चाहिए था। मेरी जानकारी जो है 15,000 रुपए का मुचरका भरकर वो बेल लिए हैं जी। और दूसरा, माफी न मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर। पूरे आजादी के संग्राम के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसी है जिसको एक साथ 2 जन्म टिप की सजाएं हुई। अमित जी, अभी तक ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर वो भी अब राहुल गांधी के और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं।
एक तरीके से ऑपोजिशन जो है एक साथ एकजुट हो गई है इस मुद्दे को लेकर। देखिए राहुल जी, हर बार ये सवाल मैं जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए ये आ रहा है। मुझे एक बताओ, ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आ गए, बंगाल में क्या करेंगे? केजरीवाल जी क्या दिल्ली की सीट राहुल जी के लिए छोड़ देंगे क्या? साथ में आने का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या साथ में आए? एक बात है कि मोदी का विरोध करने के लिए सब साथ में दिखाई पड़ते हैं। अब ठीक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इसी बात को लेकर सारा ऑपोजिशन कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह का जो है ये नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया के भी कुछ सेक्शंस में उठ जाता है। तो क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को लेकर आपको लगता है ऐसे नैरेटिव को कुछ बल मिलेगा? कुछ नहीं, मगर ये लोकतंत्र जब लालू जी डिस्क्वालीफाई हुए तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? अभी एनसीपी के एक सांसद डिस्क्वालीफाई हुए थे, मोहम्मद फैजल जी, तब क्यों खतरे में नहीं पड़ा? श्रीमती कुमारी जयललिता जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? सिर्फ गांधी परिवार से ही खतरा खड़ा होता है क्या? ये तो 17 लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं भैया, और ये देश का कानून है जो बदल सकते थे, आप आपने फाड़ दिया नॉनसेंस कर कर। अब काहे को छाती पीट रहे हो भाई? अमित जी, थोड़ा आने वाले चुनाव, कर्नाटका के चुनाव की ओर देखते हैं। कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं बड़े चुनाव हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और ये एक तरीके से 2024 के पहले एक सेमीफाइनल मैच है। तो आप कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं? आज क्या लगता है आपको, वहां पर स्थिति क्या है? कितनी सीटें देते हैं आप? ये सवाल मैं हर बार आपसे पहले पूछता हूँ। देखिए, मैं कर्नाटक 9 दिन लगाया हूं, चुनाव की घोषणा की पहले आज ही हुई है, और करीब करीब कर्नाटक के जो 5 क्षेत्र है, मुंबई कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, मैसूर, बेंगलुरु, इस तरह के जो 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र में मैं जाकर आया हूं और 9 दिन तक डिटेल दौरा किया है। मैं आपको पक्का असेसमेंट कर रहा हूं कि हम निश्चित रूप से हाफवे मार्क से काफी आगे रहेंगे। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 1985 में रामकृष्ण हेगड़े जी के बाद कभी दोबारा रिपीट नहीं हुई है सरकार, इसके बाद भी आपको इतना भरोसा है? 30 साल के बाद 30 साल तक कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी। कई सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट भी नहीं हुई थी 77 के बाद। ये दोनों मोदी जी के समय में हुआ, ये भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। एक अजीब सी चीज देखी कर्नाटका में, मुख्यमंत्री बोमई हैं और चेहरा येडियुरप्पा। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ पकड़ा और उनका जो है उनको प्रोत्साहन दिया जब वो गए थे वहां पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? किसके चेहरे के अंडर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बोमई वापस अगर आप जीतेंगे तो मुख्यमंत्री पहले बनेंगे? एक बात समझ लीजिए, येदियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, चुनाव समिति के मेंबर हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को कभी क्वेश्चन नहीं किया। हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पावर पर नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं। हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनका सम्मान पावर में हो या न हो, सम्मान होता है। और आज भी मैं कह रहा हूं सबके सामने कि येदियुरप्पा जी बहुत बड़े आकर्षण के साथ स्टार कैंपेनर की भूमिका कर्नाटक के अंदर निभाएंगे, और उन्होंने वो कर्नाटक असेंबली में भी स्पष्ट कर दिया है। जी, तो अगर जीत कर वापस आएंगे तो बोमई जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी, अभी पार्टी में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। पर बोमई जी हमारे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे से चला रहे हैं। और येदियुरप्पा जी और बोमई के कालखंड के अंदर जो कुछ भी कर्नाटक में डेवलपमेंट के काम हुए, इसके आधार पर हम फिर से निश्चित रूप से चुनकर आएंगे। और कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार चाहती है। मोदी जी की योजनाओं को, मोदी जी के कार्यक्रमों को और मोदी जी के विजन को नीचे इंप्लीमेंट करे, इस प्रकार की समान विचार सरणी वाली सरकार कर्नाटक की जनता चाहती है।
और परिणाम भी इसी प्रकार के आएंगे। जेडीएस ने करीब 150 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी करीब 125 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, आप लोगों ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की, तो कहीं ना कहीं कोई चौंकाने वाली कोई नहीं, आपकी चौंकाने स्ट्रैटेजी वाला है? कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ एक पद्धति तय है, जिले को सुनते हैं, फिर प्रदेश में इस पर चर्चा होता है, फिर यहाँ पर आता है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। वहां परिवारों को सुनना है, 5 परिवार इकट्ठा बैठ जाते, और जेडीएस में तो 5 भी नहीं बैठना, एक ही परिवार बैठ जाए तो सारे फैसले हो जाते देवगौड़ा जी का, और यहाँ 3-4 परिवार बैठ जाए तो फैसला, तो उनके लिए बड़ा सरल है। हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ताओं से चरणबद्ध चर्चा करनी होती है तो थोड़ी देर लगती है भैया, हम थोड़े स्लो भी है। जेडीएस की बात करी तो लोगों का यह भी कहना है कि जेडीएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिर से एक बार आप स्टडी करे बगैर का सवाल कर रहे हैं। गत चुनाव में हम सबसे ज्यादा सीटों के साथ 1 नंबर की पार्टी बने थे। हमारी 104 सीटें थी, जेडीएस की 34 सीटें थी, और फिर जेडीएस कांग्रेस की गोदी में सत्ता के लिए बैठ गई और दोनों ने सरकार बनाई। अब बताइए जेडीएस किसकी बी टीम है? जरा बताइए ना जनता को। तो आपकी कोई बातचीत नहीं चल रही है? आपकी कोई बातचीत नहीं चल रही है? नहीं, हमारी कोई आप बातचीत उनका हम हर सीट पर लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत के लिए लड़ेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत आएगा, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है। किसी से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं। कोई भी हालत में अगर जरूरत पड़ी तो भी उनके संग गठबंधन नहीं करेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी, अगर मान लीजिए कम भी पड़ जाए? गठबंधन का सवाल ही नहीं है, किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट पोल भी नहीं, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं और विश्वास के साथ हम मैदान में उतरे। विधानसभा के चुनाव के घोषणा से पहले आपकी पार्टी ने जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए था, उसको आपने 2-2% जो है लिंगायत और वोकालिगा उसके लिए उसमें बांट दिया। ऑपोजिशन का कहना यह है कि ये पोलराइजेशन की आपकी एक स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पोलराइजेशन के लिए किया था, उसको हमने करेक्ट किया है, और मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई। अमित जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आने वाले 2024 के चुनाव पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले एक ऑपोजिशन को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो क्या ये समझें कि 2024 में मोदी वर्सेस द रेस्ट होगा? पूरा ऑपोजिशन एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। क्या आप 300 का आंकड़ा 2024 में पार कर पाएंगे? पहले मोदी वर्सेस रेस्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद मैं न समझा पाऊं मगर जनता समझ पाएगी। अब मैं 3 पार्टियों के नाम बोलता हूं, श्रीमान चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये चारों पार्टियां अगर मोदी वर्सेस रेस्ट के फॉर्मूला के साथ आती है, तो चंद्रशेखर राव जी की एक सभा अगर यूपी में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा यूपी में, और ममता बनर्जी की सभा तेलंगाना में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और यादव साहब की सभा अगर बंगाल में रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं, और लड़ाई इसी तरह से होनी है। एकता आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए है, आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। एकता का कोई मतलब ही नहीं है, कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है, ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। चलिए मैं मानूं कि टीआरएस तेलंगाना में 5 सीटें ममता जी को दे दे, तो एक लड़ाई हुई भाई, और समाजवादी पार्टी भी 5 सीट वहां दे दे और ममता जी बंगाल में 5-5 सीटें दोनों को दे दे, तब तो एक हुए। मगर सब अपनी अपनी लड़ाई भाजपा के सामने लड़ेंगे और क्या हम सब एक है, क्या एक है भाई? नहीं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक सीट पर एक ही कैंडिडेट हो, जो जॉइंट कैंडिडेट हो सबका, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का, तब कैसे लड़ाई? ना बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है, ना समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है। वो अलायंस करते हैं बंगाल और तेलंगाना में,
जी तो कैसे एक होंगे बताओ? ना बसपा कह रही है कि हम साथ में लड़ेंगे, ना सपा कह रही है हम बसपा के साथ लड़ेंगे, सिर्फ टीवी 18 कह रहा है कि दोनों साथ में लड़ेंगे। अब इससे कैसे होगा भला? को आपका कौन मानेगा? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं तो जो आप बोल रहे हो उसको रिपीट कर रहा हूं। अमित जी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जो है ऑपोजिशन को बहुत डर है, कहती हैं कि जो हमको हैरेस करते रहते हैं, सरकार इनका इस्तेमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए। आज अगर आप देखें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, चाहे वो कविता हो, केसीआर जी की बेटी हो कविता हो, हेमंत सोरेन हो, सब लोग या तो ईडी के घेरे में हैं या सीबीआई के घेरे में हैं। तो भूपेश बघेल जी के भी ज़्यादातर लोगों पर रेड्स पड़ती रहती हैं। तो ऑपोजिशन का कहना ये है कि क्या ईडी और सीबीआई के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं? जरा भी ऐसा नहीं है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। कल ही मोदी जी ने कुछ आंकड़े दिए थे, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। 2004 से 2014 में ईडी, यही कानून था, कोई कानून हमने बदला नहीं है, यही कानून था। ईडी जो पीएमएल के कानून के तहत 5,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी, और मोदी जी के शासन के अंदर हमने 1,10,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। उसका 5% भी पॉलिटिशियन का नहीं है, बाबुओं का भी है, भ्रष्ट व्यापारियों का भी है, सबका है, जो देश के कानून को तोड़कर टैक्स दिए बगैर धन शोधन करते हैं। क्या लड़ाई बंद कर दें? और क्या देश की जनता ऐसा कानून चाहती है कि अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीति में काम करने वाले नेता या व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तो इसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो? यही सीबीआई के तहत 9 वर्षों में हमने 5,000 केस भ्रष्टाचार के दर्ज किए। कांग्रेस ने 500 भी नहीं किए थे, 500 भी नहीं। क्या 5,000 के 5,000 केस राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर है? ना, सभी के सामने है, बाबुओं के सामने भी है, व्यापारियों के सामने भी है, और मिली भगत के सामने भी है। और जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, लालू जी पर केस किसने किया था? यूपीए की सरकार ने किया था जी। शेख अब्दुल्ला के खिलाफ विमान भरकर अफसर, वो बड़े वाला एयर इंडिया का पुराना विमान आता है, क्या कहते 320 या ऐसा विमान होता है, पूरा विमान भरकर अफसर भेजे थे और कई सालों के लिए जेल में डाल दिए थे। किसने किया था? इंदिरा जी ने किया था। ये तो भ्रष्टाचार के केस है। मैं राहुल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूं, इमरजेंसी डालकर लाखों बेगुनाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महीने तक, और बेल का प्रोविजन भी नहीं था। और यहां तो बेल का प्रोविजन, आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर एक केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाय तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है।
इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं, भैया ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा किया है एक बार सामने से अदालत के सामने जाकर दे दे, शायद अदालत माफ कर दे उनको। ये ढूंढकर पकड़ेंगे तो तकलीफ आएगी। एक ऑपोजिशन लीडर का कहना यह है कि ये सारे आप भ्रष्टाचार के जो केसेस आप इन्वेस्टिगेट एजेंसीज तो करती हैं, पर अगर नेता पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उसके खिलाफ केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इस देश में अदालतें हैं, आपके पास अगर कॉन्क्रीट केस है तो लेकर अदालत में जाइए, अदालत सीबीआई को डायरेक्ट करेगी, ईडी को डायरेक्ट करेगी। कौन ईडी और सीबीआई की हिम्मत है अदालत के डायरेक्शन के खिलाफ काम करने की? बताइए किसकी हिम्मत है? और कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? इस देश में अदालतें बंद हो गई है, जाइए आप अदालत में। ये 14 अपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस पर अरेस्ट होना चाहिए। 3 गाइडलाइंस की उन्होंने बात करी है, इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, इस देश में अरेस्ट की, बेल की और रिमांड की, तीनों की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंटों से प्रस्तावित है। वो सब भी जानते हैं, मगर ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता ऐसी बातों से गुमराह नहीं करना तो होती है भैया, ऐसी बातों से गुमराह नहीं होती जी। कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। तो इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? देखिए, तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है, मगर तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। राजस्थान का कम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज्यादा दौरा हुआ है। मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल मैं देखकर आया हूं, और मैं बहुत आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है। और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पिछली बार कमलनाथ ने वहां पे बड़ी अच्छी फाइट दी थी और आप लोगों को बाद में सरकार को पलटना पड़ा था। इस बार भी कमलनाथ का नेतृत्व है, कांग्रेस खड़ी हुई है और एक कांटे की टक्कर का वो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे? पिछली बार आपको दिक्कत हुई थी। नहीं, पक्का जीत जाएंगे। पिछली बार दिक्कत हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ कास्ट बेस्ड आंदोलन खड़े किए गए थे, और कास्ट बेस्ड आंदोलन के कारण वोटर प्रभावित हुआ था, कलर्ड हुआ था, और वो आंदोलन के परछाई में एक चुनाव हुआ था। ऐसा ही कास्ट बेस्ड आंदोलन गुजरात में भी खड़ा किया था जी। इस बार नहीं, इसके पहले के चुनाव में इसकी परछाई में चुनाव हुआ। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में थोड़ा असर होता है इसका, परंतु इस बार हमें वो लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है कि राजनीतिक हथकंडा था। अब मैं जाकर आया हूं, मैं पूरा माहौल देखकर आया हूं, मुझे तो बहुत अच्छा माहौल की अनुभूति होती। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने आपका चेहरा कौन होगा? उम्मीदवार तो हर सीट पर कोई ना कोई लड़ेगा, नेता कौन होगा वो अभी हमने तय नहीं किया है, तय करेंगे तब आपको जरूर बता देंगे। राजस्थान में आप अपनी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? वहाँ अशोक गहलोत जी जो है वो तो अपने ही कांग्रेस हाईकमांड को ही चकमा दे गए और वहाँ जमे हुए हैं, तो उनसे आप अपनी लड़ाई कैसे देखते हैं? क्या वसुंधरा जी आपका चेहरा होंगी या कोई? अभी राजस्थान में चेहरे के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है, परंतु श्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है जी, वो निश्चित है राजस्थान की जनता बदलना चाहती है, और शायद इसीलिए कांग्रेस हाईकमांड उनको अध्यक्ष बनाकर वहां रास्ता साफ करना चाहता है, मगर वो नहीं निकले। अब उनका एक इंटरनल प्रॉब्लम है।
हमारे जी लिए सचिन अच्छा पायलट ही को बनाना चाहते थे। कोई आप लोगों की कोई बातचीत सचिन पायलट वगैरह से जैसे पिछली बार हो रही थी? मुझे लगता है राजस्थान में बहुत, ये तीनों राज्यों में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में जीतेंगे। अमित जी, महाराष्ट्र में आपके मास्टर स्ट्रोक से जो है सरकार वापस आ गई। लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म में आपको फायदा भी हुआ हो, मगर लॉन्ग टर्म में शिवसेना का जो वर्कर है वो शिवसेना के अभी साथ है, और ठाकरे के संग थोड़ी बहुत सिंपैथी फैक्टर भी है, क्योंकि इस तरीके से जो हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2024 पर इसका क्या असर होगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे उलट है। महाराष्ट्र में हम और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। फिर कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव हारने के बाद श्री उद्धव ठाकरे को कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। बनने तो बन गए, सभी लोग उनके साथ भी गए, मगर जब जनता में जाने लगे तब आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे वो सरफेस पर आने लगे। क्योंकि शिवसेना सालों से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी और कांग्रेस और एनसीपी की जिस प्रकार की पॉलिटिक्स थी, तो शिवसेना का वफादार जो वोटर था उनके जनप्रतिनिधियों को हर जगह सवाल करता था। जनप्रतिनिधि जो छोड़कर वहां से भागे वो हमारे कारण नहीं भागे हैं, जनता के दबाव के कारण वहां से निकले हैं। तो इसी में जवाब है, जनता ही चाहती थी कि शिवसेना और भाजपा इकट्ठा रहे, तो असली शिवसेना अब हमारे साथ आ गई है और हम और शिवसेना इकट्ठा होकर सरकार बनाए हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। कुछ लोगों का ये मानना था कि पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, शिवसेना के बिना चुनाव लड़ती, तो शायद उसको बहुमत मिल सकती थी। मैं भी मानता हूं, मगर शिवसेना हमारी बहुत पुरानी साथीदार पार्टी थी, इसलिए हमने इन पर भरोसा किया। पर मेरा सवाल यह है कि अब आप एकनाथ शिंदे जी के संग हैं, तो क्या इनकी पार्टी का जो है विलय भारतीय जनता पार्टी में सवाल ही नहीं खड़ा है। ये रियल शिवसेना है, चुनाव आयोग ने भी ये सिद्ध कर दिया है, धनुष बाण का निशान भी उनको दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेंगे। मर्जर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, ना ऐसा कोई प्रपोजल है, ना कोई ऐसा विचार चल रहा है। तो 2024 में सीट का बंटवारा कैसे होगा? कितनी सीट पर आप लड़ेंगे? वो तो करेंगे मिल बैठ कर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो आपको भी बुला लेंगे। अमित जी, जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने कहा कि गवर्नर को एमएलएस के मतभेद होने की वजह से फ्लोर टेस्ट की कोई बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कहते हैं आप? देखिए, जजमेंट नहीं है, सामने वाले पक्ष को सुनकर जज साहब ने दिया हुआ डायस पर से रिएक्शन है जी। मैं मानता हूं उसके बाद शिवसेना के लॉयरों ने भी ढंग से इसका जवाब किया है कि तथ्य क्या थे। जजमेंट आने तक बहुत आकलन नहीं लगाना चाहिए। जजमेंट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, जो तय करेगी वो सब लोग मानेंगे। मगर जज साहब काफी सवाल सुनवाई के दौरान पूछते हैं, उसको जजमेंट नहीं मान लेना चाहिए। अभी जी, 2024 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें, आपको 300 के ऊपर सीट मिली थी, ज्यादातर स्टेट्स में सैचुरेशन सीट्स मिली थी। उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा सीट थी। देखो राहुल जी, आपकी स्मृति थोड़ी वीक है, मेरी बहुत शार्प है जी। 2019 के शुरुआत में पहला सवाल आपने ये किया था कि 14 में सैचुरेशन पर हो क्या होगा और 19 में हमारी सीटें बढ़ गई। इस बार भी कहता हूं, गत चुनाव से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री। ये एक्स्ट्रा सीट जो है वो कहां से आएंगी? एक्स्ट्रा सीट्स कौन से, किन प्रदेशों से आप देख रहे हैं ज्यादा सीटें आएंगी पिछली बार से? कई सारी, लास्ट टाइम मैं कहता था कि बंगाल से हम सीट बढ़ाएंगे, कोई नहीं मानता था, अब बढ़ गई। नहीं, 18 सीट। उड़ीसा से बढ़ाई, तेलंगाना से बढ़ाई। हमारी पार्टी जमीन पर काम करने वाली पार्टी है और मोदी जी का ऑरा भारत की चारों दिशा से अंतिम गांव से लेकर दिल्ली तक है जी। साउथ में तमिलनाडु और केरला में आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का ऑरा वहां पर भी है, मगर सीट पे कैसे कन्वर्ट होगा? कोई तालमेल वहां हमारा संगठन वीक था, हमने काफी प्रयास किए हैं, काफी सुधार किया है।
ढेर सारे गांवों तक पहुंचे, ढेर सारे बूथों तक पहुंचे हैं, और जहां वीक है वो हमारे साथ साथी भी है। तो AIADMK के साथ कुछ गठबंधन रहेगा? हाँ, हमारा है ही अभी तो जी। गठबंधन। अमित जी, थोड़ा कुछ उन मुद्दों पे बात करते हैं जिनसे आपके मंत्रालय का डायरेक्ट संबंध है। आज देश में पंजाब में जो हो रहा है उस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए आपकी मुलाकात भगवंत मान जी से मार्च की शुरुआत में हुई। उनको गिरफ्तार 2 हफ्ते बाद करने की कोशिश भी की गई, मगर वो हाथों से निकल गए। तो ये कैसे हुआ? अमृतपाल, जब आप लोगों का इतना तालमेल बना तो वो बचकर कैसे निकल गए? देखिए, ये सारी चीजें मैं सार्वजनिक रूप से यहाँ नहीं बता सकता, मगर इतना बताता हूँ, हर 3 महीने मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता हूँ, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलता हूँ। ये कोई नई बात नहीं, इसको कोई घटना के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी का सवाल है, किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम वो राज्य के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि ये मामला देश का होता है, पॉलिटिक्स का नहीं। और पंजाब सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, केंद्र सरकार उनके साथ है। तो आप इसमें गलती किसकी मानते हैं? ये कैसे हुआ कि हम साथ में मिलकर भी? गलती का इतना जल्दी आकलन मत लगाइए ना जी। कुछ बात चल रही है ढेर कि सारे लोग पकड़े गए हैं, जी। ढेर सारे लोगों को उन्होंने NSA भी लगाया है, ढेर सारे लोगों को जेल में भी डाला है, अलग अलग प्रकार के केस भी रजिस्टर हुए, ढेर सारी मात्रा में हथियार भी जब्त हुए। मैं मानता हूं कि कठोर कार्यवाही की। और आपको उम्मीद है कि अमृतपाल को पकड़ लिया जाएगा जल्द से जल्द? मेरी उम्मीद से कहीं नहीं हो, कुछ नहीं होता है। एजेंसियां और पुलिस दोनों कार्यरत है, वो अपना काम करेंगी। और मैं मानता हूं ये सारे सार्वजनिक इंटरव्यू के हिस्से नहीं होते हैं, संवेदनशील प्रकार की बातें हैं, और उसको इसी प्रकार से टैकल करना चाहिए। अमित जी, जो पंजाब में हुआ उसका हमने बाहर भी देखा कि भारतीय दूतावासों में जो है हिंसक प्रदर्शन हुए। वैंकूवर, मेलबर्न, वॉशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह इस तरह के प्रदर्शन हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का दूतावास देश के दुनिया के किसी भी हिस्से पर हो, वो भारत का भाग है जी। और उस पर हमला वो प्रीमाइसिस के अंदर किया गया कानून भारत के सार्वभौमत्व पर हमला है। हमने दिल्ली में FIR रजिस्टर करी है, और जिन जिन लोगों ने ये कार्यवाही की है उस पर हम एक्शन लेने की शुरुआत भी की। क्या एक्शन लेंगे? कुछ OCI वगैरह कार्ड कैंसिल करने की भी कोई देखिए, UAPA लगाया है उन्होंने, और अब सारी वहां से रिकॉर्डिंग भी मंगाई गई। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस प्रोफेशनल एक्शन लेगी। अमित जी, खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है? आप किसका हाथ मानते हैं इसमें? कई सारे वर्षों से 90 के दशक से चल रहा है। अब किसका हाथ है ऐसा पिन पॉइंटेड कहना तो बड़ी दिक्कत है, परंतु मैं मानता हूं कि इस देश के हर हिस्से में रहने वाले सिख भाई, सिख नागरिक, पंजाब में भी रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन ये मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए, और भारत के प्रति निष्ठा से हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया, और विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितना बलिदान सिख भाइयों ने दिया है, सिख जवानों ने दिया है, शायद देश के किसी हिस्से ने नहीं, और हर भारतीय को इस पर गर्व है। अमित जी, एक दूसरे मुद्दे की ओर जाता हूं। हाल में जुडिशरी से सरकार के टकराव का एक माहौल बना हुआ है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी और रिजिजू जी जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में रिकमेंडेशंस की अनदेखी की है। इसको देखिए जुडिशरी, मैं समझ गया आपके, ये कोई टकराव वकराव नहीं है, सब अपने अपने एक ओपिनियन देते हैं भाई, इसको टकराव का स्वरूप मत दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार जुडिशरी से किसी भी प्रकार का टकराव कर ही नहीं सकती, किसी भी सरकार ने नहीं करना चाहिए। दोनों का संविधान सम्मत काम करने का अपना अपना दायरा है, और सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कर भी रहे। नहीं, NGAC बिल जो है दोनों संसदों में पास हुआ था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और
मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके सरकार के एक मंत्री बराबर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो चल रहा है ये क्या हमारे देश के लिए ऐसा ठीक नहीं है? है। हमारी सरकार के मंत्री की बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है। आपने जिस जजमेंट का जिक्र किया कि कानून को उस जजमेंट से उलटफेर कर दिया, ऐसा नहीं है। वही जजमेंट में एक हिस्सा है कि आप जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एक नई एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। जी, भारत सरकार ने एक एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजी है, जी। जो वहां लंबित है। किरण जी ने कहा इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं मानता ये कोई टकराव की बात है। मगर अब आप जो आपकी स्पर्धा होती है, टीवी ज्यादा कौन देखे इसकी, और कुछ भी कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भाई इसको। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, और मुझे पता है कि आप ये नोकझोंक जो है सुप्रीम कोर्ट, ये अडानी में भी उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं कमेटी का गठन किया, आईबी रिपोर्ट जो है जजेस पर आईबी रिपोर्ट भी पब्लिक की, तो इलेक्शन कमीशन में भी सरकार की पावर्स को थोड़ा डाइल्यूट किया। तो क्या आप ये नहीं देखते कि इसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ आपने फिर भी एक बार जजमेंट नहीं पढ़ा है? दोनों इलेक्शन कमीशन पर जो जजमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार जब तक कोई कानून नहीं बनाती तब तक की ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उन्होंने बताई है। सरकार को कानून बनाने का मौका दिया। अब सरकार का काम है कानून बनाकर कानून सार्वजनिक कर दे, संसद में पारित करा ले, और सरकार करेगी, इस पर विचार कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हमने जो फैसला दिया है वो कानून हो गया है। जी, कानून बनाने का काम देश की संसद का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता है, और जब तक नहीं बनता है तब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो स्वागत है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का। अब गैप जो है वो भरने का काम हमारा है, हम कर रहे हैं। अमित जी, एक मुद्दा जिस पर आपने बहुत काम किया है और वो है ड्रग्स के खिलाफ आपने बहुत काम किया है। आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया। आप कैसे देख रहे हैं कि भाई मैं काफी चीजों पर काम करता हूं। मैं वो सब तो करते हैं। मेरा मतलब है कि ये एक ड्रग्स फ्री इंडिया का जो सपना है वो कब पूरा होगा? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज भी इतने। देखिए ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती है, ना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। एक लड़ाई है और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, मगर अप्रोच में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ड्रग के खिलाफ लड़ाई में हमने अप्रोच बदला है। एनकोड कर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए, जिस एनकोड के अंदर 4 स्तरीय व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर 2 व्यवस्था है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है। और एक सिर्फ पहले पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ लड़ते, अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, जेल, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े। वो व्यवस्था का नाम है एनकोड व्यवस्था, जो 2020 से हम लेकर आए, और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकड़ों में आया है। जी। मैं आपको बताता हूं, पहले 9 साल में 630 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था, और ये 9 साल में 22,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। देश की जनता को भी शायद मालूम है, हर 3 महीना अपने हाथ से मैं ड्रग जलाता हूं जी, और 3 साल से जलाता हूं। 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग। इसका मतलब ये नहीं ड्रग ज्यादा आने लगा है, इसका मतलब ये ड्रग ज्यादा पकड़ा जाता है। हमने तंत्र को कठोरता के साथ काम करने की सूचनाएं दी है। और पहले ड्रग के खिलाफ जो केस होते हैं उसमें केस का अप्रोच होता था। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो केस रजिस्टर कर लेते थे, संतुष्टि होती थी। अब ऐसा नहीं होता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच लिया है। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो वो कहां से लाया, वहां से लेकर देश में कहां से आया, वहां तक इन्वेस्टिगेशन होता है। और देश की सरहद पर पकड़ा जाता है तो जहां से पकड़ा गया वहां से कहां पान की दुकान तक जाना था, वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है। जी। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के कारण
आज पूरे तंत्र पर, उनकी जो सिस्टम है जी। इस पर एक कुठाराघात करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि इस लड़ाई के अंदर विशेषकर युवाओं ने जुड़ना चाहिए। ये हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी को खोखला बनाती है। ये जाली नोटों के व्यापार को बढ़ावा देता है ये षड्यंत्र। ये ड्रग ट्रैफिकिंग से ही टेरर फंडिंग होती है। ये हथियारों की तस्करी को भी बढ़ावा देता है और हमारे बच्चों को उनके जीवन के आनंद से गुमराह करता है। और हमारी सरकार का स्पष्ट अप्रोच है कि जिस बच्चे को ड्रग की आदत पड़ती है वो तो विक्टिम है, व्यापार करते हैं वो गुनहगार है। और दोनों के लिए हमारा अलग अलग अप्रोच है। जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पर ले जाओ और जो व्यापार कर रहे हैं उनको कभी न बाहर आ पाए इस प्रकार के कानून से जेल की सलाखों के पीछे डालो। बहुत अच्छा। आपने अभी कहा आपने बहुत सारे काम किए, एक और काम पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ और वो है नक्सलवाद से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी आप एक राज्य है छत्तीसगढ़ में सुकमा में रहकर भी आए। आपने काफ़ी स्कूल अस्पतालों के कुछ एरियाज़ में जो है आप गए भी, सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती थी, आप वहाँ पहुँच गए। मगर आपने ये सब किया, इसको आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक जमाने में काठमांडू से तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी और देश के 12 राज्य इसकी चपेट में थे। 12 राज्य। आज घटते 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 छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के 1-2 जिले, मध्य प्रदेश का 1 जिला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 1-1 जिले और उड़ीसा संपूर्ण मुक्त हो गए। बिहार और झारखंड भी संपूर्ण मुक्त हो गए। बंगाल मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश मुक्त हो गए। और ये 10 साल के अंदर, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर हर प्रकार की वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में एवरेज 76% की कटौती हुई। इनकी कैडर को पूरी तरह सख्ती से हम निपटे हैं और इसके साथ जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको मेन स्ट्रीम में आने की भी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि बहुत कम समय के बाद ये देश, हम ऐसा सोच सकेंगे, ऐसा सुन सकेंगे, ऐसा देख सकेंगे कि देश वामपंथी उग्रवाद से संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। अमित जी, एक सवाल और। आज अगर आप विश्व भर में देखें तो ज़्यादातर देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। सारे बड़े बड़े देश जो है उनकी इकॉनमी जो है आज एक कठिन संघर्ष से गुजर रही है। आज इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है जिसकी की इकॉनमी फिर भी संभली हुई है और अच्छा कर रही है। मगर इसका एक दूसरा पहलू है जो कि ऑपोजिशन सरकार को टारगेट करता है, वो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। ये मुद्दा बार बार आता है। महंगाई बढ़ी है और काफ़ी बढ़ी है इधर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई को भी कोरोना के कठिन कालखंड के बाद विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की स्थिति इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इवन अमेरिका, ये सबसे बहुत अच्छी स्थिति है। और मैं इतना कह सकता हूं कि खाने पीने की चीजों पर मोदी जी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया है। मगर आज विश्व का अर्थतंत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ा है कि विश्व के अर्थतंत्र के अंदर जो बदलाव होते हैं इससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। हम अगर ये कहेंगे कि विश्व के अंदर जो स्लोडाउन आया इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, विश्व के अंदर जो महंगाई हुई इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वो सही नहीं होगा। इसका प्रभाव होना ही है, परंतु इसके सब प्रभाव को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि कोरोना के कालखंड के दोनों सालों में समग्र विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अगर कोई अर्थव्यवस्था रही है तो वो भारत की रही है। और ओवरऑल असेसमेंट करें तो अटल जी इस देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में जी। फिर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए,
उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। 11वें नंबर पर से देश को 12वें नंबर पर नहीं जाने दिया, 11वें नंबर पर 10 साल तक देश स्थित रहा। फिर मोदी जी आए, 9 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर का अर्थतंत्र भारत बना। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी सिद्धि है, पूरी दुनिया मानती है कि भारत उत्पादन का हब बन चुका है। नए नए क्षेत्र के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, ड्रोन का क्षेत्र हो, स्टार्टअप को बढ़ाना हो, या युवाओं के लिए एक सानुकूल वातावरण खड़ा करना हो, जिससे एक मंच पर खड़े रहकर विश्व के युवाओं के साथ वो स्पर्धा कर पाए, वो मंच मोदी जी ने भारत के युवाओं को दिया है और सफलतापूर्वक दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, और आज लोग मानते हैं कि इस डेकेड के एंड तक हो सकता है कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में भी हों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित जी, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूं, पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। एक सवाल जाते जाते बताइए, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कुछ कभी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ? तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स हूं भैया। देखो भाई, मन में जो है वो करते रहो, अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहो, अपनी मान्यता के अनुरूप करते रहो, कभी थकान नहीं लगेगी। अपने मन से विपरीत करोगे, अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत करोगे, अपनी मान्यता से विपरीत करोगे तो थकोगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे तो थकान कभी नहीं लगेगी, और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगती। मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं, पर मैंने फिर भी कोशिश की। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राइजिंग इंडिया में आए, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया, हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राहुल जी वाली भ्रांति को क्लियर करने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, big round of applause for Amit Shah ji, please.